तो आज पूरे देश में इलाज व्यापार बन चुका है। चमकती हैं इमारतें अस्पतालों की, लेकिन वहां से सिसकियां गूंजती हैं, सिसकारियां गूंजती हैं। गरीब आदमी जब तक अपनी जेवर न बेचे, जमीन न बेचे, उसको उपचार नहीं मिलता। आज हम इस पर पूरे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि अस्पताल, देश की जो अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था है उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। हमारे देश की जीडीपी के अनुसार हमें कितना, हर एक व्यक्ति का उपचार की क्या जरूरत है, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितना स्वास्थ्य का डेटा होना चाहिए। आज हम उस पूरे मामले पर खुलकर बातचीत करेंगे। तो ये पूरे देश में जिस तरीके से अस्पतालों का हाल है, चमकती हुई अस्पतालों के शीशे तो बाहर से चमक रहते हैं, लेकिन अंदर एक मरीज की सिसकियां गूंजती है, चाहे वो उपचार की हो या पैसे की हो या मजबूरी की हो। आम आदमी के पास पैसे नहीं रहते, उसको जमीन बेचनी पड़ती है, जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाकर उसका उपचार शुरू होता है। अंततः अगर पैसे खत्म होते हैं तो उसको प्राइवेट अस्पताल वाले सरकारी अस्पताल का रास्ता दिखा देते हैं। तो हमारे साथ असीम कुमार जी जुड़े हैं, जो अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेडिकल डायरेक्टर जी हैं अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले भाजपा से हमारा सवाल बनता है, चूंकि अधिकतम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से विमलेश जी हैं। विमलेश जी, हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? वरुण जी, आ रही है आवाज अब? जी जी विमलेश जी, हमारा सवाल ये है, आप जीडीपी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का डेटा देते हैं, लेकिन क्या आपके पास ये डेटा है कि इलाज के लिए हर साल कितने लाख भारतीय अपनी जमीन बेचने या गरीबी रेखा के नीचे जाने को मजबूर हो जाते हैं? देखिए वरुण जी, मैं तो यही कहूंगा कि आज से इन्होंने 40 साल देश में राज किया। ये सवाल तो उनसे ही पूछना चाहिए था और हम भी पूछते हैं। जो आज जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में स्वास्थ्य जो हालात बिगड़े हुए थे, लोगों को जो दिक्कतें आती थी, परेशानियां आती थी, बेचारे किसान मजदूर तड़प करके दम तोड़ देते थे, हॉस्पिटल के गेटों पर ही पहुंच तक नहीं पाते थे, और पहुंचते थे तो भारी जेब जो हॉस्पिटल वाले दिखाते थे, बिल दिखाते थे, वो बेचारे गेट तक नहीं जा पाते थे और उनको दम तोड़ना पड़ता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपने संज्ञान में लिया और शायद आप सबको मैं बता दूं कि इकलौता एकमात्र भारत में जो दिल्ली में स्थापित है 1956 का बना हुआ इकलौता एक वही एम्स था जो पूरे भारत के सभी नागरिकों की देखभाल किया करता था। आज हमारे पूरे भारत में हमें गर्व होता है यह बताने के लिए कि स्वास्थ्य पर जो मोदी जी जो काम किया, मोदी जी ने जो काम किया, आज पूरे देश में 26 एम्स नए एम्स की स्थापना की, जिसमें आज हम कह सकते हैं गर्व से कि 20 ऐसे एम्स जो है पूर्ण रूप से कार्यरत है। पूरे हर तरीके से लैब से, हर सुविधाओं के लैब से, साफ सफाई हो या किसी भी तरीके की, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता, किसी को साल साल भर के लिए जो है पहले एक साल तक के लिए टाइम। बिल्कुल विमलेश जी, यहाँ पे सवाल ये है कि अस्पताल बनने की नहीं है, सवाल यह है कि आम आदमी को उपचार मिल जाए। बहरहाल आप बने रहिए। हम आसिम जी हमारे साथ है, अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ, हम उनसे जान लेते हैं। आसिम जी, क्या ये विकास का सही मॉडल है जहां हेल्थ केयर सेक्टर में विदेशी निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन आउट ऑफ पॉकेट यानी कि एक्सपेंडिचर, जेब से होने वाला खर्च भी आसमान छू रहा है? आम आदमी कैसे अपना उपचार कराए? देखिए, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, 2 चीजें होती हैं। एक सरकार का प्रयास, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का प्रयास। जहां तक हमारे सरकार का सवाल है तो 1,06,530 करोड़ का आवंटन किया गया है इस साल, जो कि पिछले साल से लगभग 10% की वृद्धि हुई है। और उस वृद्धि में जो
एक फैक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं हेल्थ रिसर्च, यानी कोई बीमारी क्यों होती है, उसका उपचार कैसा होना चाहिए। इस पे लगभग 4,800 करोड़ का आवंटन सरकार ने किया है। लेकिन मुद्दा इकोनॉमिक ये है कि जब आप किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, सरकार की एफिशिएंसी की बात करते हैं, सरकार की सफलता की बात करते हैं, तो उसका मापदंड होता है। यदि मापदंड आप ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी रखते हैं जी तो वहां पे हर 1,000 आदमी पे 6 डॉक्टर अवेलेबल है। जी लेकिन उसी चीज को जब आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से कंपेयर करते हैं, वहां की मेडिकल फैसिलिटीज से करते हैं, तो हमारे यहाँ 1,11,000 आदमी पे 1 डॉक्टर। जी बात ये समझने की है, पहली बात। दूसरी बात, आज आपके पास हिंदुस्तान में कुल मिला के 8.5 लाख एमबीबीएस डॉक्टर हैं और 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। आपको क्या लगता है, जो बच्चा जो डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आता है, क्या वो चाहेगा कि वो हॉस्पिटल कम सैलरी पे हिंदुस्तान या सरकार के डॉक्टर में काम करे? वो चाहेगा प्राइवेट अस्पताल में जाएं। अब सवाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो ये तो एक बिजनेस मॉडल है। अब इस बात को समझिए, जी, बिल्कुल। अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बनाता है तो उसमें किसी न किसी बड़े उद्योगपति का पैसा लगा है, और जब पैसा लगा है तो वो पैसा वापस भी कमाना चाहता है। तो जब वो ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो रोग को 2 चीजों में बंटवारा करता है, लाइफ स्टाइल डिजीज, रूरल डिजीज वर्सेस अर्बन डिजीज, यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो बीमारियां होती हैं जी उससे बिल्कुल अलग बीमारियां होती हैं शहरी क्षेत्र में। यहाँ पे आप देख लीजिए, कार्डियोलॉजी यानी हृदय से रिलेटेड ज्यादा इलाज होता है और कैंसर, ऑन्कोलॉजी का ज्यादा इलाज होता है, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। लेकिन गांव में सरकार ने 227 ऐसी बीमारियों को निर्धारित किया है जिसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि ये प्रोसीडियर फॉलो करके सरकारी अस्पताल द्वारा इन 227 तरह की बीमारियों का स्टैंडर्डाइज्ड इलाज होगा और जी। स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस पे होगा, यानी उसका प्राइस भी निर्धारित किया गया। जी बिल्कुल। ठीक। तो इस चीज को हम सबको समझने की जरूरत है। अब जहां तक सवाल है गरीब गरीब क्यों हो रहा और इलाज क्यों नहीं करा पा रहा, मैं आपको समझाता हूं। जी इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री ने 2 चीजें की, एक आयुष्मान भारत किया, एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किया। आप में से कितने लोगों को, जो हमारा गांव देहात गरीब वर्ग का, कितने लोग की इसकी जानकारी है? तो पहला है कि आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है, जो अर्थव्यवस्था में ली गए निर्णय को बताता है ग्रास रूट लेवल तक, वो बहुत ज्यादा वीक है, नंबर 1। बिल्कुल। जी नंबर 2 क्या होता है कि एक चीज अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है, उसको कहते हैं रेफरल कमीशन। इसका मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जो बिना एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं, जिनको आप बंगाली डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, जी ये शहर के बड़े बड़े डॉक्टर के लिए दलाली करते हैं। ये रेफरेंस लेके जाते हैं, वो डराते हैं पेशेंट को कि तुम्हारा इलाज हो ही नहीं सकता, ऐसा करो हम तुम्हारा नोएडा में अच्छे अस्पताल में करा देते हैं, 4 लाख रुपया लगेगा। अब मरता क्या ना करता। जी बिल्कुल। तो मेन दिक्कत ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज हमारा एमबीबीएस बच्चा काम करना नहीं चाहता, तो सरकारी नीतियों में ये चेंज जरूरी है कि अगर आप हिंदुस्तान से डॉक्टरी पढ़ के निकलते हो जी तो आपको 5 साल हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल में काम करना होगा, तभी आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर बन सकते हो, या प्राइवेट अस्पताल में आपको नौकरी दी जाएगी। 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए महीने जी। आजकल चल रही है। जब तक हमारी सरकार इस चीज के प्रति आंख नहीं खोलेगी, आप ये मान के चलो गरीब और गरीब होगा, उसका खेत बिकेगा, उसका घर बिकेगा, सब चीज बिकेगा। और हमने जो दूसरा पॉइंट रेज किया कि जो फैसिलिटीज हैं इसके बारे में आम
नागरिक को नहीं पता है। गांव में वो कंप्यूटर नहीं चला सकता, शायद उसके घर टेलीविजन भी नहीं है, ग्राम पंचायत में इसका डिस्कशन नहीं होता है, तो वो कैसे अपना इंश्योरेंस कराएगा, कैसे कंप्यूटर पे फीड करेगी सारी जानकारी को। कितना डिफिकल्ट है उस बंदे के लिए जो मान लीजिए जिसकी वाइफ भी पढ़ी लिखी नहीं है, हस्बैंड भी पढ़ा लिखा नहीं है, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो सारा कार्ड बना ले, सब चीज। चलो आधार में तो उसे अंगूठा देना है। बिल्कुल आसिम जी, आपने सही कहा। हमारे साथ मेडिकल डायरेक्टर भी जुड़े हैं, उनसे जरा सवाल कर लेते हैं। अनुज जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज अस्पतालों में डॉक्टर से पहले बिलिंग काउंटर के लोग क्यों मिलते हैं? क्या मरीज अब आपके लिए केवल एक क्लाइंट या कस्टमर रह गया है? हेलो जी जी, आप मिल पा रहे हैं सब लोग? हेलो जी जी, अनुज जी बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा विषय जो चूज किया है आप लोगों ने, इस विषय पे संचार से लंबा एक डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे डीजीपी प्रवक्ता ने बोला कि सरकार ने एम्स खोल दिए। ठीक है, जिस तरह के अर्थव्यवस्था शास्त्री जो हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने भी अभी बोला कि कई चीजें उन्होंने बहुत सही बताई, क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं से भी मेडिकल सिस्टम जूझ रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से किसी भी देश की हेल्थ सिस्टम सही नहीं होता है। सबसे पहले जो मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा कि आज भी हम अगर देखा जाए हेल्थ केयर सिस्टम में, हम बड़े शहरों में भले ही हमारे पास बहुत सुविधाएं हो गई हैं, बड़े शहरों में हम पहुंच गए अच्छे लेवल पे, बट आज भी छोटे शहरों के लोग, दिल्ली कौन आता है? दिल्ली या फिर बड़े शहरों में कौन जाता है? दिल्ली या बड़े शहरों में वही लोग जाते हैं जिनको इस तरह की सुविधाएं या फिर उस तरीके का इलाज अपने शहर में नहीं मिल पाता है। जी, मैं भी अपनी प्रैक्टिस नोएडा में करता हूँ, ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि नर्सिंग होम चला करते थे, शायद आप सबको पता हो, नर्सिंग होम का एक बड़ा वो होता था कि नर्सिंग होम जा रहे हैं जी। अब आप, लेकिन वो सारे नर्सिंग होम जो ऑक्युपाई हो गए वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने ऑक्युपाई कर लिए। तो पहले जो नर्सिंग होम थे वो एक ब्रिज हुआ करते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल के बीच में, लेकिन जिस तरीके से कॉर्पोरेट ने उन सब चीजों को ऑक्युपाई कर लिया, परमिशन किसने दी? परमिशन तो सरकार ने ही दी कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बिल्कुल आपने सही कहा अनुज जी। अब मैं विमलेश जी से इसका जवाब ले। विमलेश जी, एक बात बताइए, आपकी 27 राज्यों में आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। आप ये बताइए, अगर पटना के खान सर 10 रुपए में वो उपचार करते, 50 रुपए में ऑपरेशन करते, तो आपका अधिकतम राज्यों में सरकार है, तो आप जनता के हित में क्यों नहीं कर सकते? विमलेश जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? तो विमलेश जी से वापस हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हम आसिम जी से एक और सवाल लेते हैं। आसिम जी, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं कागजों पर तो है, लेकिन धरातल पर गरीब मरीज बड़े अस्पतालों के गेट से बाहर कर दिया जाता है। क्या सरकार का काम सिर्फ सड़कें बनाना या निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाना भी है? देखिए, जहां तक लगाम लगाने का है तो इसके अंतर्गत हमारे इंडिया में दो है। एक है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन 2010, ये एक कानून वर्क करता है जी। और दूसरा जो हमारा कानून काम करता है वो है रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया है सरकार ने कि किस बीमारी के उपचार का क्या दाम होगा जी। वो रिसेप्शन पे लगा होना चाहिए, अमीर गरीब सबके लिए बराबर से। ये जरूरी बात होती है। दूसरी बात है कि आयुष्मान भारत की का एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल उसको नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उसकी लिमिट 5 लाख रुपए की है जी। और कभी कभी बड़े अस्पताल में एडमिट होने के बाद बिल 15 लाख आएगा, तो वो गरीब आदमी क्या करेगा? तो इसके लिए सरकार ने एक और नीति बनाई जिसको इनकम टैक्स एक्ट में उनका टैक्सेबल इनकम 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख रुपया किया गया, जिसमें वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेज करने के काबिल बने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, जिसमें
5 लाख वो आयुष्मान भारत से ले, 5 लाख रुपए का वो प्राइवेट से भी ले, और उनको टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इस चीज की भी जानकारी 90% गरीब लोगों को नहीं है कि हम इसको यूज कैसे करें जी। अब रही बात आवंटन का, तो आप ये समझिए कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हमारी जनसंख्या 70% है, लेकिन टोटल हिंदुस्तान में जितना बेड है उसका सिर्फ 45% ग्रामीण क्षेत्र में और 65% आपके शहरों में है। तो ये डिस्पैरिटी को जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे तब तक बराबर का इलाज नहीं हो सकता। कोविड में क्या हुआ, लोग भाग भाग के शहर में आए, भाग भाग के इलाज करा रहे हैं, एक एक बेड के पीछे 10-10 लाइन लगा के 8-8 मर रहे हैं। ये क्या हुआ था, यही चीजें हुई थी जी। तो इसलिए एक मेजर ओवरऑलिंग की जरूरत है, इकोनॉमिक, इसके अलावा फाइनेंशियल, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल, 3 चीजों पे अगर सरकार अपना ध्यान करेगी और प्राइवेट जो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं जी उनके पक्ष में मैं एक बात बता रहा हूं कि उनको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलती है, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा 400 करोड़ रुपए लगा के हमने हॉस्पिटल बनाया तो ये तो मेरा एक बिजनेस का जरिया है, और अगर मैंने 400 करोड़ रुपया लगाया 800 नहीं कमाया तो मैंने कोई समाज सेवी संस्थान तो खोला नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि एक सर्टेन परसेंटेज उसमें सब्सिडाइज्ड कर दें कि आप किसी गरीब आदमी को नो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये अभी किया है, लेकिन 90% में हॉस्पिटल में ये चीजें नहीं हो रही हैं अभी। जी बिल्कुल। बिल्कुल अनुज जी से ही हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। वही इसकी सही, चूंकि 27 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और माफ करिएगा विमलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेश जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी सरकार 27 से ज्यादा राज्यों पर है। पटना के एक टीचर है खान सर, वो अगर 10 रुपए में उपचार कर सकते हैं, 50 रुपए में ऑपरेशन कर सकते हैं, आपकी सरकार, एनडीए की सरकार अधिकतम राज्यों में है, तो आप क्या जनता के लिए नहीं कर सकते हैं? विमलेश जी, आपका शायद माइक म्यूट हो गया है, उसको हटा दीजिए तो हमारी आपकी बराबर बातचीत हो जाएगी। विमलेश जी, देखिए खान सर की जहां बात कर रहे हैं तो खान सर अपना जो है बच्चों का भविष्य के लिए पढ़ाते लिखाते, लेकिन मैं जहां आपकी बात की हेल्थ की, क्योंकि देश तभी बढ़ेगा जब स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी देश बढ़ेगा। इसी की चिंता करते हुए तो पिछले 40 साल तक जिन सरकारों ने जो नहीं किया वो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आपको विमलेश जी, आप जिस 40 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। खान सर ज्यादा की नहीं, 45-50 साल के अंदर के हैं। उन्होंने टीचिंग किया, बच्चों को एक बेहतर शिक्षा भी दे रहे, और वही उसी पैसे जो आते हैं, और वो भी शिक्षा भी दे रहे बहुत कम पैसे में, और उसी पैसे से उन्होंने अस्पताल खोला। और हर व्यक्ति, चाहे वो कोई किसी भी वर्ग विशेष का हो, हर एक व्यक्ति को 10 रुपए में उपचार मिलता है, 50 रुपए में उनका बाकायदा ऑपरेशन होता है, गरीब आदमी खुश होकर जाता है। हमारा सवाल सीधा यह है कि क्या देश के लिए आप नहीं कर सकते? और आशीष जी जो कह रहे हैं, जो अनुज जी बैठे हुए डॉक्टर साहब हमारे आशीष जी जो बैठे हुए, मैं उस पर उनका जवाब देना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि जागरूकता आज की डेट में हर एक बच्चे को है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, क्योंकि ये हमारी प्रधानता है, प्रथम है कि स्वस्थ सभी रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, तभी खेलेगा कूदेगा और तभी बनेगा नवाब। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की चर्चा थी। और आपको मैं बताया, दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारत में जब पिछली सरकार जो 40 सालों से जिसने राज किया, एकमात्र एक हॉस्पिटल था। बिल्कुल विमलेश जी, आप सर में चोट लगी, आप पांव का इलाज करना चाहते हैं। हमारा सवाल खान सर को लेकर, अस्पताल को लेकर, लेकिन आप मोदी जी से आगे कहीं जा ही नहीं रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्राइवेट अस्पतालों का ये होटल मॉडल देश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय से खोखला नहीं कर रहा है? क्योंकि एक बीमारी पूरे मध्यवर्गीय परिवार की क्रय शक्ति खत्म कर देती है।
अनुज जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है, 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। हमारी आपसे सीधा हमारा सवाल ये है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार आपके अस्पताल में जाता है, अस्पताल में डॉक्टर से पहले तो उसको क्या मिलता है? बिलिंग काउंटर वाले मिल जाते हैं, सबसे पहले वहां पे सौदेबाजी होती है। इसके बाद अस्पताल में भर्ती होता है, अस्पताल के उपचार के लिए भी वहां पे सौदेबाजी चलती है। ये देश का इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं या देश के गरीब को और गरीब करते जा रहे हैं? क्योंकि एक बीमारी पूरे मध्यवर्गीय परिवार की क्रय शक्ति खत्म कर देती है, गरीब को और गरीब करती जाती है। इसके लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? आपसे एक राय जानना चाहते हैं। इसमें जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का बहुत सीधा सीधा जवाब है। जैसे पहले भी मैंने बोला, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी जी बोले जी, आ रही। इसका बहुत सीधा सीधा जवाब है जो आपने सवाल किया है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज बताई थी, ये चीज अवगत कराया था इस चीज से कि जब तक गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बीच में एक ब्रिज नहीं बनेगा तब तक ये सुविधाएं चेंज नहीं होने वाली। जैसे अर्थव्यवस्था शास्त्री ने हमको बताया था, विशेषज्ञ ने, कि जो रेफरल सिस्टम चलता है, रेफरल सिस्टम क्यों चलता है? रेफरल सिस्टम का रीजन ही यही है। जी नेटवर्क इश्यू। जी जी बोले बोले, आपकी आवाज आ रही, पूरा देश सुन रहा है आपको, बोलिए। तो आज हम उस विषय पर बात कर रहे थे जो हर भारतीय के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। अक्सर बड़े बड़े विज्ञापन और 5 स्टार जैसी दिखने वाली अस्पतालों की इमारतें हमें दिखाई तो देती हैं, लेकिन इन शीशों की इमारतों में आम आदमी का इलाज नामुमकिन सा है। आज ये बुनियादी सवाल भी था। अस्पताल समाज के लिए मंदिर की तरह होने चाहिए जहां इंसान को नया जीवन मिले, लेकिन इलाज की प्रक्रिया में मरीज की बीमारी से ज्यादा उसकी जेब की गहराई मापी जाती है। हमारे साथ इसी बातचीत करने के लिए आसिम जी जुड़े थे, अनुज जी जुड़े थे, विमलेश जुड़े थे। आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिर, अस्पताल एक मंदिर के जैसा है, लेकिन अब वो दुकान बनती जा रही है। देश अब तभी स्वस्थ होगा जब स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्रीकरण होगा। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां अस्पताल की फर्श की चमक से ज्यादा इलाज के बाद मरीज की आंखों की चमक और उसके परिवार का सुकून मायने रखे। विकास का असली मतलब आलीशान इमारतें नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए ना मरे क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। डिबेट सेंटर में यहीं तक, आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।